नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा मित्र जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और बात कर लेते हैं कि आज जो गिव निफ्टी ने बताया था कि आपका 24,220 के आसपास आपकी निफ्टी रहेगी और 220 पॉइंट टैंक करेगा कौन? आपका सेंसेक्स। लेकिन वैसा आपका सही दिखाई भी दे रहा है। अभी आगे देखते हैं अनुमान क्या होता है। बट यहाँ पर 100% का सवाल ये उठता है कि आखिर में जो हम लोगों ने डिसीजन लिया, क्या वो डिसीजन सही है या गलत है? तो मैं उसको ये जरूर बोलूंगा, यस, हमने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही डिसीजन था। क्योंकि सबको वैल्यूएशन की चिंता हो रही थी। आप भी जानते हो कि लाखों करोड़ रुपए आज के टाइम पर आपकी डीआईआईज के पास रखे हुए जो कि इन्वेस्ट करना है। कल की डेट में भी आपने देखा है तकरीबन 3,500 करोड़ के आसपास आपकी डीआईआईज ने बाई किया है। परसों 9,500 करोड़ के आसपास आपकी डीआईआईज ने बाई किया। तो जैसे जैसे एफआईआई सेल करती जा रही हैं, डीआईआईज वहां पर पोजीशन बनाती जा रही है। तो अगर इस समय हम पोजीशन नहीं बनाएंगे तो कोई भी इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि आपकी मार्केट यहां से कितना नीचे जाएगी या कितना ऊपर जाएगी। सीधी सी बात है कि 25,000 को आपकी निफ्टी ने टच किया था, तो हमने 24,220 का आंकड़ा जब उसने तोड़ा था तब उसके बाद में हमने आपको कॉल दिया था। 23,800 से लेकर के 24,000 के बीच में आपने खरीदारी करी है या 24,200 के बीच, 220 के बीच में आपने खरीदारी करी है। तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर 23,500 पर जाएगा तो पहाड़ इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि देखो भाई, जिनको अभी छोटा पैसा लगाना है उनकी बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये मान करके चलिए कि जब हमने इसीलिए इमरजेंसी फंड, सेफ्टी फंड, अपॉर्चुनिटी फंड आप लोगों से बनवाया था। क्यों बनवाया था? उसका मकसद यही होता है। अब मान लिया मेरा जो 40,000 के आसपास का पर मंथ का खर्चा है, पर मंथ का खर्चा है, इसको मैं नियर अबाउट 50 मान लेता हूं। तो अब अगर इस 50,000 को हम 6 महीने का करते हैं तो 3 लाख रुपया तो मेरा इमरजेंसी फंड हो गया। इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में 12 अध्यक्ष 6 18, तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए तो हमें रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी काम हो सकता है। सपोज करो कल को हमने गाड़ी बेची हुई, मेरे मन ने कर दिया नहीं मेरे को गाड़ी लेना, हम कहाँ पर इंतजार करेंगे? 10 लाख रुपए उठाएंगे, तुरंत उठा करके कोई एक गाड़ी बढ़िया सी ला करके अपने घर खड़ी कर लेंगे। या हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हमने 1-2 लाख रुपया उस समय हम मुंह थोड़े देखेंगे कि यार क्या बताएं, हम इसको करेंगे। जो हमारा अपॉर्चुनिटी फंड हमने रखा हुआ कुछ, उसको हमें धड़ाक से डालना है। तो इस प्रकार से आने वाले समय में जब धीरे धीरे आप सोच करके चलोगे, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मेरे पास पैसा नहीं होता था उस समय, तब हमने जो हमारे पास छोटा पैसा था उससे हमने जो धक्के खाए हैं, जो हमने मार्केट को देखा है, ये हमने चूक कहाँ पे करी है, ये हमने प्रॉफिट कहाँ पे कमाया है, वही बातें मैं आपको बताता हूं। तो कम से कम आप अगर उन चीजों को करोगे तो आने वाले 10 सालों में आपके पास भी, आप भी उसी पोजीशन पे होंगे। और बहुत लोग उस पोजीशन पर होंगे भी कि जिनको की खर्चे की चिंता नहीं है। अगर आपको जब महीने के खर्चे की चिंता नहीं है तो उसके बाद में पैसे का आपने करना क्या है? बैंक में डालोगे, आपको वही 6% 7% मिलेगा। और उसके बाद में टैक्स काटने के बाद में आपका बचता कितना है? आपका 40,000 से ज्यादा जैसे टैक्स होता है तो तुरंत आपका 10% टीडीएस तो ऑटोमेटिक बैंक काट लेती है। उसके बाद में इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार आपकी गवर्नमेंट आपसे काट लेती है। फिर आप जाओगे कहाँ? जाओगे नहीं तो उसके बाद में अपने पैसे को, हम तो वैसे ही आग लगा रहे हैं, सरकार उसको आग लगा रही, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में हमें उस प्रकार का ब्याज नहीं मिल रहा है। ये आप भी जान रहे हो कि हमें उस प्रकार का ब्याज नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? इक्विटी ही वन ऑफ द बेस्ट माध्यम है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी को लेने जाते हैं तो फिर उसके बाद में एक प्रॉपर्टी को लेने के लिए बहुत ही हाई रेट चाहिए। फिर उसके बाद में उस प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन, अगर हमने मकान बनवा लिया तो उस मकान के लिए वहां पर पानी का बिल, बिजली का बिल, फिर उसके बाद में हाउस का बिल, उसका मेंटेनेंस का चार्ज, फिर उसके बाद में अगर आपने किराएदार नहीं रखे हैं तो उसका एक जो केयर टेकर रखो। तो ये सारे आपके जो खर्चे हैं ये एक्स्ट्रा ही तो होते जाएंगे। तो उसके बाद में जब आपके पास रहने के लिए घर हो गया है, या उसके बाद में जब हमारे पास पैसा इकट्ठा होगा तभी हम जाकर कोई अच्छी खासी प्रॉपर्टी ले पाएंगे। तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी ले पाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इक्विटी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब इक्विटी जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो कि वोलेटाइल होती है। अब वोलेटाइल होती है तो इस समय जब लोग पोजीशन बना रहे हैं, डीआईआईज पोजीशन बना रहे हैं, वहां पर हम क्या पैसा रख करके इंतजार करेंगे? नहीं इंतजार करेंगे। और ऊपर से सही बात है, हाँ, एक चीज जरूर हमने करना है कि भाई देखो, अब मान लिया हमने इस समय ले लिया, जाहिर सी बात है कि मार्केट को अब तो जाना है, अब जाएगी, प्रॉफिट दिखेगा, तो हमारा जो पिछला इन्वेस्टमेंट है वो भी
वो भी तो करेगा, ग्रो करेगा। ये उतना नहीं करेगा लेकिन वो तो जो ग्रो करेगा। फिर उसके बाद में जो हमारा 100 माइनस एज का ही तो क्राइटेरिया है, इक्विटी का प्लस उसके बाद में सेफ इंस्ट्रूमेंट का। तो अब उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने करना यही है कि आपका अपॉर्चुनिटी फंड, आपका इमरजेंसी फंड, आपका सेफ्टी फंड, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद में दोनों को बैलेंसिंग करनी है। जब हमें लगेगा कि हमारा इक्विटी का पोर्शन ज्यादा हो गया है तो हम उस समय बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे कि यस ये हमें करोड़पति बना देगा, हमें ये कर देगा। उसको हम उठा करके उस चंक को इधर शिफ्ट करेंगे, किसमें, अपने सेफ इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब गिरावट का मामला है, जब इधर का पलड़ा डाउन हो रहा है, तो हम वहां से उठा करके इधर को शिफ्ट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, उसी प्रकार से हमने अपने एज के अनुसार उसमें वेट डालना है। उस एज के अनुसार अगर हम वेट डालते हैं तो हमने उसके अनुसार उसको शिफ्ट करना है। जैसे मान लिया मेरी उम्र अभी 49 ईयर्स चल रही है, तो हमने क्या करना है कि भाई 51% हमारा इक्विटी में होना चाहिए, 49% हमारा यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन इस समय का जो मेरा एलोकेशन है वो है 60% मेरा इक्विटी का है एंड 40% मेरा किसमें है, सेफ इंस्ट्रूमेंट में है। अब धीरे धीरे मैं इसको क्या करूंगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद में अभी मैं और भी यहाँ पर क्राइटेरिया बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी अर्निंग स्टॉप नहीं हुई है। तो अभी जो मेरी अर्निंग है उसको भी तो हमने जोड़ना है, उसको हमने जोड़ना है, तो उस अर्निंग को भी जोड़ना है। जैसे ही उसके बाद में हमारा बैलेंसिंग बनेगा, यहाँ का वहां, वहां का वहां, वहां का वहां, ये आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बात मेरी समझ रहे हो? अगर आप ये सोचो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम उसके बाद में हाथ पैर को नहीं हिलाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है ना। जैसे वो एक श्लोक है, ठीक है ना, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याण नहीं मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही, मेहनत से ही कार्य की सफलता मिलती है, ना कि केवल इच्छा मात्र से। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याण नहीं मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। जैसे सोए हुए शेर के मुख में आपका मृग अपने आप नहीं चला जाता, उसको शिकार करना पड़ता है, तो आपको शिकारी बनना पड़ेगा। और वो शिकारी आपको कौन बनाता है, वो शिकारी बनाने का सबसे अच्छा माध्यम तो आपका जुगानी टॉक्स है। अब अगर जुगानी टॉक्स आपको इन चीजों को आपको बना रहा है, तो उसके बाद में आपको उस पर तो भरोसा तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अब रही बात कि एकदम से एक्यूरेट बॉटम पर ही हम खरीद लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहां से बाउंस बैक कर गई तो आप क्या करोगे, फिर आपके मन में मलाल रहेगा कि 800 पर गया था। हाँ, कभी भी हमने ये नहीं बोला है कि आप एक साथ ही पूरा पैसा डाल दो। जिस प्रकार से आपके पास होल्डिंग है, जिस प्रकार से जिसकी कैपेसिटी है, उसी अनुसार उसको डालने के लिए मैं पार्ट पार्ट के लिए बोलता हूँ। अगर 23,500 पर हमें खरीदारी का मौका मिलेगा तो डेफिनेट है हम वहां पर भी पोजीशन बनाएंगे। नहीं मिलेगा तो हम इंतजार करेंगे, बिल्कुल इंतजार करेंगे। कम से कम हमने 800 पर तो ले लिया है ना। अब कोई तो श्योर तो है नहीं कि 500 पर जाएगा, 200 पर जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां से ये हो रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब गिव निफ्टी बता रहा है, लेकिन अब गिव निफ्टी का मतलब ये नहीं है कि वो अभी आपका क्या है, टेम्परेरी बेस पर बता रहा है, आपको टेम्परेरी बेस का आकलन बता रहा है, वो भी एआई के आधार पर। आजकल पता है आजकल की गणना किस पर होती है, एआई के आधार पर होती है। अब एक रीजन मार्केट के डाउन का एआई भी रहा है, क्योंकि जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था कि सब कुछ एआई कर देगी, उस हिसाब से एआई सक्सेस हुई नहीं है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ था कि एक साथ ही आपके सारे के सारे जितने भी आईटी के शेयर्स थे, चाहे फेसबुक हो, चाहे मेटा हो, चाहे और हो, तो ये सारे के सारे आपके वहां के अमेरिका वाले सारे गिरे थे। तो ये भी एक रीजन था। तो 4-5 रीजन ऐसे बन गए थे। अगर इस समय आपकी मार्केट ने सरवाइव कर दिया है तो देखिए गवर्नमेंट ने रोल बैक तो किया है, लोगों की मांग के आगे झुकी है, थोड़ा बहुत एमपी वगैरह ने लिखा हुआ है, तो उस पर भी हो सकता है गवर्नमेंट चेते। अगर इन सारी चीजों को गवर्नमेंट चेतती है तो सारे डिसीजन कहाँ जा रहे हैं, सारे डिसीजन अपने फेवर में जा रहे हैं। बात नहीं समझ रहे हैं? अगर अपने फेवर में सारे डिसीजन जा रहे हैं तो फिर हमने चूकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। बिकॉज क्या है कि लाखों करोड़ रुपए अभी रखे हुए हैं। आप मान करके चलिए कि 15 लाख करोड़ एक दिन में डूबा था। अब कल के एक्शन में 9 लाख करोड़ के आसपास तो एक दिन में उठ गया था। अगर एक हफ्ता भी मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी तो आपको इन्वेस्टमेंट का तो मौका नहीं मिलेगा।
फिर आप पैसा रखे रहोगे, आपको कहां पर फिर बाई करना पड़ेगा, आपको ऊपर बाई करना पड़ेगा। तो अगर सारे के सारे इंडाइसेस डाउन हो रहे हैं, सारे के सारे सेक्टर डाउन हो रहे हैं, 3% से ज्यादा मार्केट फॉल हो रही है, तो ऐसे समय पर तो आपको जबरदस्त काल देना तो बनता है। इसीलिए मैं कम से कम 3 दिन कंटिन्यूअस इन्वेस्ट किया हूं। आज भी अगर डाउन रहेगी तो आज भी करूंगा, अगर डाउन महीनों डाउन रहेगी तो महीनों में थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से डालता रहूंगा। किस लिए डालता रहूंगा? क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग करनी। जैसे जैसे मेरा इधर वाला पोर्टफोलियो डाउन होता जाएगा, मैं इधर वाले पोर्टफोलियो का उठा करके डालता जाऊंगा, इधर वाले पोर्टफोलियो को उठा करके जाऊंगा। जैसे ही जब वहां पर जाएगी तो मेरे बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे क्या आपके भी हो जाएंगे कल को, तो बहुत सारे आपके ऐसे हो जाएंगे जिनका 1 साल से ज्यादा हो गया, एसटीसीजी आपने देना नहीं है। एलटीसीजी जब 1 लाख से ज्यादा होगी तब देखा जाएगा। अब 1.25 लाख आप अगर प्रॉफिट भी बुक कर रहे हो तो उसमें से कम 3 लाख रुपए तो आपको मिनिमम निकालना पड़ेगा। अगर मान लिया 50-50 गेन हो गया तो 1.5 लाख रुपए आप अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो 1.5 लाख रुपया करना पड़ेगा। 25,000 पे 2,500 रुपया हम उठा करके टैक्स दे देंगे, तो 3-4 लाख 5 लाख 6 लाख तो हम ऐसे ही मैनेज कर देंगे यार। कम से कम यहाँ का वहां, मतलब एक बात बता रहा हूँ, जनरली बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, तो सबके लिए उसी अनुसार जब आप थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे, जब आप अपने चक्षु को करोगे, जब आप अपने नयन को खोलोगे नहीं, जब आप यहाँ पर पर्दा पड़ा रहेगा, माथा खराब रहेगा हमेशा, तो फिर कहां से काम चलेगा। कभी भी अपना माथा नहीं खराब करना है। रिस खाए अपना बुद्धि खाए आन के, तो अपने बुद्धि से काम लेना है, तब जाकर के आपका प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स गेन होगा। तब आप वो सोच पाओगे जो आपके DII सोच रहे हैं। तब आप उसके बाद में उन्हीं के हाथ में पैसा दोगे, लो बेटा हम तो तुमको फीस दे रहे हैं, मैनेज करो। आपका फंड मैनेजर मैनेज करेगा टेंशन फ्री होकर के। जिस प्रकार की इंडाइसेस हैं आपकी, लार्ज एंड मिड कैप है तो 16-17%, फ्लेक्सी कैप है 16-17%, वहीं पर मिड कैप है 17-18%, 18-20%, वहीं पर आपका ये स्मॉल कैप है तो 20% से अबव आपका जाता है, तो ये आपका जाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा स्मॉल कैप में डाल दो, या सारा मिड कैप में डाल दो, या सारा फ्लेक्सी कैप में डाल दो, या सारा लार्ज एंड मिड कैप में डाल दो। तो इस प्रकार के आपके जो इंडाइसेस हैं उसके अनुसार आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो मैनेज करना आपको आना पड़ेगा। वो आपको जुगानी टॉक्स के सारे वीडियोस को देखने पड़ेंगे। यही हमने बोला था 10 साल में तकरीबन इतने सिम जा जाएंगे। अभी ऐसा होता है जैसे हमारे सैन पॉल दादा कभी कभी जो है कूदना शुरू कर देते हैं, तो वही होता है ना कि टिप से बात नहीं बनती है। तो बात कैसे बनती है, जब आपको ट्रिक सीख जाएंगे ना, तब आप जिस दिन आप वो बात बोलेंगे तो डेफिनेट मैं बोलूंगा यस दादा आज समझदारी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनसे जो कहलवाया जाता है ना, वो बात कह देते हैं, लेकिन वो बात हमने नहीं कहनी है। मैं कभी भी नहीं। तो अगर उन बातों को आप सही तरीके से रखोगे तब जाकर के आपकी बात बनेगी। आप हमेशा टिप के चक्कर में हमने नहीं पढ़ना है, हमने फंडामेंटल सीखना है, हमने वोलेटिलिटी को सीखना है, हमने अपने आप को तराजू में रख करके कसौटी पर खड़े उतरना है। बोलते हैं ना यार, मैं एक बात बताऊं आपको, जब मैं एक बार कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहा था तो उस समय इंग्लिश स्पीकिंग की बड़ी समस्या आई थी। तो मैं डेली न्यूज़पेपर सुनूं, आर्टिकल्स पढ़ूं और इंग्लिश न्यूज़ सुनूं, उसके बाद में उस समय टेप आता था, टेप से सुनता था रिवाइंड करके, मतलब अपना बोला हुआ। तो काफी सारा उसमें मेरे को भसड़ मस्ती थी। तो मुझे एक ईस्टर्न साइड के मिले थे, दादा ही थे, उसके थे, अपना मणिपुर के थे। तो दादा ने मेरे को बताया, ऐसे ट्रेन में चलते चलते मुलाकात हुई। तो मैंने दादा भी कोई कंपटीशन जो है एग्जाम देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो दादा की फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। तो मैंने दादा से पूछा, तो दादा ने मुझे एक बात बताया, बोला अगर आप जब तक हिंदी में सोच करके जवाब दोगे ना, तब तक आप उसके बाद में आपकी फ्लुएंसी बनेगी नहीं। वोकैबुलरी मेरे पास खूब हो गई, तैयार हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि सोचना आप इंग्लिश में शुरू करो, और दूसरा आप एक अपने आप को पनिशमेंट देना शुरू कर दो। तो मैंने अपने दोस्तों में और इवन अपने उस समय मेरा जो है मेरा बड़े वाला मेरा लड़का हो गया था, जो है 6-7-8 साल का हो गया था। तो मैंने उससे शर्त रखा था कि यस, अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो मैं घर भर के लिए फिर ये चीज लाऊंगा, ये चीज बनेगी घर में। तो मैं कई बार शर्तें हारा, दोस्तों के बीच में कई बार शर्तें हारा, उनको मैंने जो खिलाए, समोसे खिलाए, क्लासेस में जो कोचिंग में मैं कई बार शर्तें हारा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ?
6 महीने के अंदर वो फ्लुएंसी मेरी बनी, वो फ्लुएंसी मेरी बनी, वो फ्लुएंसी मेरी बनी कि एक बार फ्लो होते ही ना, यस। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि यार उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। उसका इंपैक्ट ये पड़ा, मैंने उसको छोड़ा क्यों एक्चुअली उस फ्लुएंसी को, कि जब मुझे कभी मैं टेम्पर में आता था ना, या मुझे कोई बात कहानी होती थी या होती थी, तो ऑटोमेटिक मेरे हिंदी को छोड़ करके फिर मैं उस लैंग्वेज पे आ जाता था। तो मुझे लगता था कि मैं इसमें मेरा इंप्रेशन ज्यादा पड़ रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे फिर उसको छोड़ा, बाद में फिर मैंने उसको छोड़ा उस आदत को। तो अब ठीक है, बोल लेता हूँ, अच्छा खासा बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, रीड राइट स्पीक। तो एक बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब बाद में लोगों से बात हुई तो लोगों ने बोला कि नहीं, आपका एक्सप्रेशन जो है हिंदी में उससे कई गुना बेटर है रेदर देन इंग्लिश। इंग्लिश भी आपकी ठीक है, बट क्या हुआ कि उससे इंप्रेशन आपका कई गुना बेटर है किसमें, हिंदी में। तो मैंने ज्यादा फोकस कर दिया इस पे। हाँ, बीच बीच में अपना वर्ड्स यूज कर देता हूं। तो नॉलेज को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज को बढ़ाने में मीन्स क्या है, अगर आप इस समय जब इस प्रकार की स्थिति होगी, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप पैडल को अपने आप नहीं मारोगे, तो साइकिल आप कैसे चलाओगे। मैं तो आपको भैया सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपका करियर पकड़ लेता हूं, चलो चलो चलो। जब मैंने देखा आपका ध्यान सामने, आप धीरे धीरे बैलेंस बनाने लगे, तो अपने हाथ धीरे से मैं पीछे खींचूंगा। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप कहीं से टिप लोगे वहीं पर ही आपकी टिप हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, कोई भी हो, टिप नहीं लेना, फंडामेंटल पे चलना है। बस इतना ही आज का मेरा बोलना है। और बाकी ठीक है, अगर इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूं, अच्छा लगता है तो यार रिवार्ड जरूर किया करो। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।